ये जो बयानिया तैयार किया है कि ये दोनों के लिए अच्छा है, फेस सेविंग हो गई, पीटीआई की भी फेस सेविंग हो गई, नून लीग की भी फेस सेविंग हो गई, और फिर मुझे पता नहीं कि धौंस से, दबाव से इस मुल्क की इंटेलिजेंशिया, हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स और माजरत के साथ शायद हमारे मुल्क के सहाफ़ियों से भी ये बातें कहलवाई गईं कि शायद ये सब कुछ और ये तमाशा जो कि रचाया जा रहा है ये मुल्क के मुफाद में है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इससे बेनिफिट करेंगे, जो कि सिनारियो क्रिएट हुआ है। और अगर नवाज़ शरीफ साहब खैर व आफ़ियत के साथ किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे और उसके बाद फिर सुकून और आराम हो जाएगा और इदारों के दरमियान भी कोई टेंशन नहीं रहेगी और ना ही किसी इदारे पर कोई बात आएगी, तो मैं इसकी वजाहत करता चलूँ कि ये सिर्फ इस डब्बे जिसे हम टेलीविज़न कहते हैं उस तक ही महदूद है। अगर आप लोगों के हकीकी जज्बात को जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं और किसी भी गली, सड़क, मोहल्ले में जाकर खड़े हो जाइए, किसी नाई की दुकान, किसी होटल में बैठ जाइए और वहाँ लोगों से पूछ लीजिए कि लोगों की क्या राय तैयार हुई। मैं वजाहत के साथ ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह का करम है, अब जो बात मैं करता हूँ डायरेक्ट वज़ीर आज़म हाउस जाती है और डायरेक्ट इस्लामाबाद के पड़ोसी शहर भी पहुँच जाती है। इसलिए मैं अब कोई लगी लिपटी रखता नहीं, इस मुल्क की इंटेलिजेंशिया की रिप्रेजेंटेशन और कोई नहीं करता तो कम अज़ कम मैं करने की कोशिश करता हूँ। ख़ुद को इंटेलिजेंट नहीं कहता, ना इंटेलिजेंशिया कहता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त आई थिंक सबसे ज़्यादा वीक विकेट के ऊपर अगर हुकूमत कभी रही है तो वो अभी है। अगर किसी की इखलाकी शिकस्त हुई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है, और अगर कोई अपनी सियासत और अपनी सियासी जवाज़ खो बैठा है तो वो भी हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और मेरे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपको जिस तरह से आइसोलेट करके ये हक़ाइक़ से छुपा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जोन सा आप उठा लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आपके सामने लोगों की आरा वाज़े है। आपकी पार्टी का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ दुश्मनी था, है। और अगर आप नवाज़ शरीफ साहब को बग़ैर कोई सज़ा दिए, कोई पेनल्टी लगाए, कोई परेशानी दिए जाने दे रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरी हो, मैं नहीं जानता, मैं अदलिया वाले मामले पे बात नहीं करता। मेरी बात आप लपेट के अपने पास रख लें, ये शिकस्त बहुत भारी रहेगी और आगे जाके आप जानते नहीं, इन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा भी तैयार किया हुआ है, फाइनेंसिंग ऑफ पीटीआई वाला। ये उसको इस्तेमाल करके भी आपको नुकसान पहुँचाएँगे और खुदा न खास्ता कल को ये हमारे इदारों की साख को भी नुकसान पहुँचाएँगे। आप देख लीजिएगा, मेरी बात लपेट के रख लें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब आज़ाद सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई रहे। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। माजरत इब्तदाइया फिर भी मुझे देना पड़ता है, वक्त मेरे पास मुख्तसर है। मैं चाहूँगा इसके मुतालिक अगर मुख्तसर सी राय दे दें। एक ज़माने में तो हम कहते थे कि हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। अगर इस तरह की सौदेबाजी हो जाएगी, मैं नहीं कहता कि नवाज़ शरीफ साहब करप्ट आदमी, मैं तो कल भी कहता था वो एक रिवायती सियासतदान है, रिवायती सियासतदान ऐसे ही होते हैं। आज अगर इस तरह के कोई भी सौदे की बात सामने आई हुकूमत के लिए, वो कैसी रहेगी? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ दो जुमले कहूँगा जो ना किसी के बारे में जनरल हैं। एक तो ये कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। मेरा वज़ीर आज़म, सोहबत का असर होता है। मेरा वज़ीर आज़म को एक पैगाम है, बहुत ही, मैं उनका बहुत मद्दाह हूँ, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और जिस नैरेटिव से वो आए थे मैं उसका बहुत मद्दाह हूँ कि भाई दो पाकिस्तान नहीं, एक होना चाहिए। अच्छा, ये कहते हुए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो ये अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएँ कि क्या हो रहा है और ख़ुद देखें, चाहे उनको एक हफ़्ता छुट्टी लेनी पड़े, 2 दिन तो बहुत कम है, ये ज़रूरी है। अगर वो एनालाइज़ नहीं करेंगे तो अगले 3-3.5 साल वो परेशानी में रहेंगे, और अगर कर लेंगे एक हफ़्ता लगा के अच्छे लोगों के साथ बैठ के, तो वो शायद अगले 8 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहें। पहला मशवरा। दूसरा मशवरा ये है कि मदीने की रियासत में सबसे जो तरीका होता था वो होता था जो सबसे लोवेस्ट आदमी है, यानी बहुत ही गरीब जो है, उसकी आवाज़ इंसाफ पहले सुनता था।
फिर उसके बाद उससे ऊपर वाले की, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाले की, और जो फिर पाकिस्तान में 11,000 फैमिलीज़ हैं जिनकी आवाज़ हम सुनते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये इलेक्टेबल्स हैं, रईस लोग हैं, और ये जाके वहाँ मिल लेते हैं अपनी रियासत और अपने इलेक्टेबल होने की हैसियत से, और फिर ये अपना ही काम। अगर आप रईस आदमी से कहेंगे कि यार आप गरीब आदमी की पावर्टी एलिवेट करें, तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके हक़ में नहीं है। इसलिए आपको इन 11,000 आदमियों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ये 11,000 आदमी अपना खुद सस्टेनेबल हैं, सेल्फ, इतना पैसा है इनके पास कि आप इन पे जो मर्जी भी करें, जितने भी टैक्स ला दें, ना एक्सपोर्ट कम होगी ना कुछ, क्योंकि ये अपने लिए काम करते हैं, तो ये खुद बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट। अगर आप इनका मराद कम कर देंगे, ये आप देखिएगा अपना पैसा कैसे कमाते हैं दूसरी तरीके से। आपको इनके लिए, आपको अगर जमहूरियत चाहिए, मदीने की रियासत चाहिए, तो जो सबसे गरीब आदमी है उसको एलिवेट करें, और उसको अदालतें उसकी बात सबसे पहले सुने, ना कि उन लोगों की बातें सुने जो खुद सेल्फ सस्टेनेबल है, उनके पास दुनिया के जहाज हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल है। एक छोटी सी ब्रेक तो ये बहुत ज़रूरी मुझे बात खत्म। तो अगर जमहूरियत चाहिए इस मुल्क में सही, तो सबसे पहले लोवेस्ट तबके को वो ऊपर आ जाएगा, जो कि इस मुल्क का मोर देन 50% है। और बाकी जो 11,000 फैमिलियां, इनकी फिक्र छोड़ दें, लेकिन हम सिर्फ 11,000 फैमिलियों की फिक्र करते हैं, इसलिए टेक अ ब्रेक, आई एम कंपेल्ड। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मेरे फाजिल मेहमान सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब ऐसा महसूस करते हैं कि इस मुल्क की पॉलिसियाँ 11,000 अफराद के लिए बनाई जाती और अवामुन नास के लिए नहीं बनाई जाती। जनाब सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, अब तीसरी बात वो है जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आज से नहीं, कुछ 10-11 साल 15 साल से, कि इस मुल्क का निज़ाम बदलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम सिर्फ 11,000 आदमियों के लिए बना है, ना कि बाकी 22 करोड़ के लिए, या 11,000 फैमिली कह लें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत ही बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है हर फैमिली का एक हेड है, तो वो 11,000 आदमी होते हैं, बाकी तो उसके बेनिफिशरी होते हैं। तो 11,000 लोगों का निज़ाम 22 करोड़ के निज़ाम पे नहीं चल सकता। तो इस निज़ाम की ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब आप समझते हैं, पहले बंदे को लंग्स पे डालना पड़ता है, लंग्स मशीन पे, फिर हार्ट मशीन पे, और फिर उसका हार्ट निकाल के साकित करके उस पर सारा काम वाम करके स्पेयर पार्ट सही लगा के वापस डालना पड़ता है, फिर उसे बंद करना पड़ता है, और उसके बाद जब बंदा उठता है तो वो 0 मीटर हो जाता है। तो इस वाली चीज़ पे हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। ओपन हार्ट, मैंने हार्ट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें अपना हार्ट चाहिए, दिल गुर्दा चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। ये कमज़ोर आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए दिल गुर्दा, इसलिए मैंने इस दिल का जिक्र किया। दिल से जब आप चाहेंगे इस सिस्टम को, दिमाग से नहीं। दिमाग तो यही कहेगा यार 11,000 आदमी है, सारा पैसा इनके पास है, मुल्क का 99%, अगर मैं इनको खुश कर दूं तो मैं आराम से बैठूंगा। दिमाग ये कहेगा। अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप कहेंगे यार 11,000 आदमी के पास 99% दौलत है रियासत की, तो मैं इनको खुश कर दूं तो ये बस मैं ठीक हूँ। लेकिन दिल ये कहेगा कि मैं गरीब आदमी जो कि 22 करोड़ हैं उनका काम करूं, उसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। और वो दिल गुर्दा जिस लीडर में आ गया, जिस वक्त आ गया अल्लाह की तरफ से, आप देखिएगा ये मुल्क ऐसा तरक्की करेगा कि आप ऐसे हालात में मुल्कों ने तरक्की की। तो क्या हाथ उठा के दुआ कर लें? बस अब दुआ ही किया। वजीर आजम इमरान खान साहब के भी जहन में ये बात आ जाए। नहीं, इमरान होगी, आए थे, होगी। इमरान खान आए इसी जहन से थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। उनसे गलती हो गई कि एक उन्होंने निजाम पे अटैक नहीं किया, दूसरे अपने सोबत पे अटैक नहीं किया। बस ये 2 गलतियां हो गई उनसे। अगर वो अच्छा, दोस्त और सोबत ऐसे होते हैं, बुरी आदतों की तरह छूटते नहीं। जब आप पब्लिक में चले जाते, देखिए मैं प्राइवेट आदमी हूँ ना, मेरी सोबत जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या फर्क पड़ेगा मेरी सोबत से। लेकिन जब मैं वजीर आजम हो जाऊँ या मैं वजीर हो जाऊँ या कोई ऐसे ओहदे पे चला जाऊँ जहाँ मुझे पब्लिक के लिए काम करना, फिर मेरे दोस्त नहीं रहते, वो वही बन जाते हैं जो अवामुन नास हैं। मेरे करीबी रिश्तेदार वो नहीं रहते, जो रिश्तेदार हैं वो फिर वही बन जाते हैं एक पाकिस्तानी। मतलब हर एक को एक पाकिस्तानी नजर आना चाहिए। ये अच्छा, लेट मी जस्ट आस्क यू एज अ वेरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, वरना कुछ नहीं होगा। नहीं, लेट मी आस्क यू एज अ वेरी पेट्रियोटिक। मेरा बाप था, उसने अपने भाई के लिए जज थे, मैं जज का बेटा हूँ, अदलिया का मुझे बड़ा एहतराम है। मेरे भाई, उनके सगे भाई ने फ़ोन किया, वहाँ कोई उनसे मसला हुआ, उनके सगे भाई ने फ़ोन किया कि भाई ये मैं SHO ने मुझे गलत पकड़ लिया, आप इन्हें कहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा फ़ोन दो। फ़ोन दे के उन्होंने कहा कि मैं तो एक किसी से बात नहीं करता, इसलिए मेरे भाई को जो इंसाफ होता है वो करो।
अच्छा, एज अ सिंसियर पाकिस्तानी आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, ये जो सब कुछ अभी हुआ है, आपके ख्याल से क्या ये तमस्खरा नहीं बना मौजूदा हुकूमत का? देखिए, आपके ख्याल मैंने इस पे पहला जुमला बोल दिया कि अगर हमारी आवाज़ सुनी जाएगी सबसे गरीब आदमी की, जो चपड़ासी है या ठेले वाला है, और आप देखें अभी अगर तोड़े गए घर या क्या, तो किसके तोड़े गए? किसी अमीर का घर टूटा? 11,000 आदमियों में से किसी का कुछ हुआ? टूटा किसका? ठेले वाले का। पथारे वो जो टूटा तो टूटा, जो दिल टूटा वो नहीं बन सकता दोबारा। जो आपने दिल जो टूटा है ना हम लोगों का वोट देकर, उस इंक्रोचमेंट का जिक्र किया आप लोगों ने, जिस पे सबने अटैक करके बहुत सारा शुरू में कहा कि भाई हमने इतनी ज़मीन ले ली, इतना ये कर लिया। ये है, ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, बंदे को बुला के, भाई तुमने ये क्यों तोड़े जब कुछ करना ही नहीं था, और ये क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे आके बताओ तो सही, ये क्या है, गवर्नेंस क्या है, फलाना चीज़ क्या है, तो ये अगर वो एक हफ्ता बैठ के सोचें और अपने बंदे सही सही जगह पे सही सही लोग फिट करें जो उनके लॉयल हो या उनकी जहनियत, उनकी फितरत रखते हो। देखें, एक कॉल है कि अगर कोई आपसे कहे कि पहाड़ चल के यहाँ आ गया मान लो, लेकिन अगर कोई ये कहे कि इंसान की फितरत बदल गई तो मत मानना। इंसान की फितरत नहीं बदलती, बदल ही नहीं सकती। अगर आप शेर है, वो सर्कस का शेर हो, देखिए शेर है, शेर सर्कस का शेर हो जाता है, आपके इशारे पे नाच रहा होता है, लड़कियों के इशारे पे नाच रहा होता है, मर्दों के भी। हाँ, तो वो जो है ना, पे तो बहुत लोग, तो वो जो है ना, वो जब नाच रहे होते हैं तो वो शेर, आप समझते हैं कि ये शेर ने फितरत बदली, लेकिन जिस दिन उसे मौका मिलेगा, आपने कभी सुना होगा सर्कस के शेर ने हमला करके किसी को मार दिया, एक आध दफा वाकया हुआ है ना, तो फितरत उसकी नहीं बदली, अभी भी वो शेर है, वो जब मौका लगता है। इसीलिए मैं प्यारे वजीर आज़म इमरान खान साहब आपको कहता हूं कि ये शेर ज़ख्मी ज़रूर है लेकिन इसकी फितरत नहीं बदलेगी। मैंने बड़ी गहरी बात की है, शेर को जाकर ना लगे, लेकिन बात यह कि मैंने बता दिया बात, ये आप इशारे इशारे में जो बार बार शेर कह रहे हैं ना, मैं तो कुछ नहीं, तो मैंने शेर की इस्तिलाह वहां पहुंचा दी है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं सर, शहबाज शरीफ ने को 12-14 अपने लिए शेरवानियां सिलवा रखी हैं और टेलर के पास हर रोज जाते हैं, चल भाई माप ले सी, फिर मना कर देते हैं, बात नहीं बनी। आगे समझ जाएं, ये मैंने तमसील निगारी की है, कहीं ऐसे ना हो शहबाज साहब बुरा मान जाए या वो दर्जी बुरा मान जाए जिसने सीनी है। यकीन नहीं रखता कि 6-7 सीटों का फर्क है सर, वो ठीक है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, जहांगीर तरीन साहब भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, मेरी बात तो सुन, लेकिन नहीं बने। मेरी बात सुन, ये शख्सियात निज़ाम सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं रखती। अगर हमारी इस वक्त 3-4 लोग बैठ के इस निज़ाम को जो कर सकते हैं, मतलब ये अनहोनी बात नहीं है, सिर्फ 3 लोगों के सिग्नेचर चाहिए। जब आप कुछ भी कर सकते हैं तो 3 लोगों के सिग्नेचर भी हो सकते हैं ना किसी अच्छी चीज़ के लिए, और अच्छी चीज़ जो अवामुन्नास के लिए, मतलब जो 22 करोड़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये निज़ाम, फिर कोई शेरवानी नहीं सिलाएगा, मैं यकीन बताता हूँ कि किसी को पता ही नहीं होगा कि मैंने शेरवानी सिलवानी। मेरे प्रोग्राम का नाम रुपया पैसा है, आप मेरी पूरी बात सुन ले, रुपया पैसा ही है सारा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ तो बाप को लोग छोड़ देते हैं पैसे के लिए, आप बात कर रहे हैं शेरवानियों की, और उसकी छोड़ें, इस पे जनरल बात करें। लोगों के नाम लेने से क्या फायदा होता है? नाम लेने का किसी इंसान से फायदा, क्योंकि कल आपको कोई कहेगा, कल मुझे कोई कहेगा। बात यह कि जो निजाम की बात है, देखिए जो चीज़ पास्ट है उस पर तो हम बात कर सकते हैं, जो फ्यूचर हमें नहीं पता, ना प्रेजेंट का हमें पता है इस वक्त क्या हो रहा है। हाँ, हम तज्जिया कर रहे हैं, हमें जो खबरें मिल रही हैं सच्ची या झूठी या जो प्रोपेगेंडा है, उससे हम एक एनालिसिस करके आवाम को बताते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कर पाते कि हमें 100% श्योर है कि ये बात कही गई, किसी नहीं सुना, आते आते हमारे पास उसमें काफ़ी चेंज है। लेकिन एक चीज़ है, जब निज़ाम सही हो जाए उसमें फिर बंदे को एक कॉरिडोर होता है, सिर्फ इसमें जैसे हवाई जहाज का एक कॉरिडोर होता है ना कि कमर्शियल लाइन सिर्फ इसमें चलेगी, अगर जरा हटती है तो आपके शख्सियत का नाम नहीं लेता, F-16 उड़ जाते हैं और उसे वापस से उसी रोड सर एक सवाल आप सोच लें ना, कमर्शियल एयरलाइन कैसे, आप अपने रूट से जरा सा हटे 2 मिनट के लिए, फौरन जहाज उड़ेंगे और आपको कहेंगे भाईजान हमने बचा दिया, इंडियंस का जहाज बचा दिया। मैं आपको पता है दुनिया की तारीख का सबसे पहला कत्ल क्यों हुआ था इंसानों, खातून के लिए, मतलब एक चीज के लिए ना बन गई वो खातून, लेकिन 2 तलबगार थे। सही बोल रहा हूं? सही बोल। फिर बाद में नदामत भी हुई। हाँ, तो सर
एक मनसब, हम एक मनसब है वजीर आजम का, एक मनसब नहीं है ना, एक मनसब है वजीर आजम का, तलबगार इतने ज्यादा होंगे। आप मुझे बताओ खैर ख्वाह कैसे हो सकता है? तो हर मुल्क में आपका रकीब कभी सच्ची मोहब्बत तो की होगी आपने? नहीं यार, मैं आप रकीब नहीं, मैं दिल की बात एग्री नहीं कर रहा। रकीब से कोई राय लेता है कि यार मैं ठीक जा रहा हूं या नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में हर जगह तलबगार होते हैं वजीर आजम। आप 205 मुल्क हैं, एक मुल्क थोड़ी है यार। क्या हर जगह वजीर आजम या सदर नहीं होता? वो सब तलबगार होते हैं, लेकिन निज़ाम ऐसा है कि तलबगारी से वजारत नहीं मिलती, आपकी कॉम्पिटेंस से मिलती। रकीब से राय लेता है बंदा, नहीं रकीब कि बता अब मैं कैसे इश्क करूं? शुरू में मैंने आपसे क्या कहा? से राय ले, आप समझ ही नहीं रहे। मैंने शुरू में इतनी बड़ी बात कही सोबत की, आप उसके बाद भी कह रहे हैं रकीब से राय लेता है। मैं तो फिर आप रकीब कह रहे हैं, मैं तो एक उससे भी बड़ी बात कह गया। अंदाज पे ना जाए, बात पे जाए। मैं तो उससे भी बड़ी बात कह गया हूं कि आप सोबत की तरफ देखें कि कौन शहद की नदियां, कौन झूठ बोला है, कौन सच बोला है, कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, कौन 17 रुपए के टमाटर दे रहा है। आप अपनी एक खुफिया कैबिनेट भी बना सकते हैं बगैर पैसों के। वजीर आजम जो उनको बताए, उस जिसने प्रेजेंटेशन दी है, वो उस प्रेजेंटेशन को उसका एक्सपर्ट हो, वो उन्हें बताए कि सर ये जो ये बोला ये सच बोला है और ये आपको बेवकूफ़ बनाया है इस आदमी ने। ऐसी भी बना सकते हैं। दुनिया में होते हैं ऐसे लोगों की कैबिनेट जिन्हें कहते हैं शेडो कैबिनेट। वो सिर्फ वजीर आजम से ही मिलती है, उसका कोई ओहदा नहीं होता, ना सर्कुलेशन होती है, ना वो होता है, लेकिन वो उनको गाइड करता है, एडवाइस करता है कि साहब मेरा ये शोबा है। किसी का कोई शोबा होता है, किसी का कोई शोबा। हर शोबे पे तो हर आदमी बोल नहीं सकता, ना वजीर आजम बोल सकता है, क्योंकि वजीर आजम का एक अपना कॉम्पिटेंस होती है। अब हमारे इमरान खान साहब की कॉम्पिटेंस है कि उनका करिश्मा है, वो सारे लोगों को अच्छी बात करते हैं। उनको चाहिए कि अब जो की इकनॉमिक के चीज़ें हैं या की निज़ाम के मसाइल हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिनको जो एक्सपोज ना हो लोग, और वो उनको बताएं कि भाई आपने ये इस आदमी ने ये बात जो कही है सर ये सही नहीं, आप चेक करवा लें। क्योंकि उनके डिस्पोजल पे IB भी है, ISI भी है, MI भी है, वो किसी से भी चेक करा सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा, वो झूठ बोल रहा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। इतने अदारे जब आपके डिस्पोजल पे हों, व्हेन यू आर सिटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, सो यू कैन चेक एनी डॉक्यूमेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस। डॉक्यूमेंट तो चेक किया जा सकता है, इंसान की सच और झूठ चेक किया जा सकता है, वेरीफाई करा जाए। और 1 मिनट लगता है। आप यकीन करें, हर चीज हर एक की नॉलेज में। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये भी नॉलेज में लोगों के किसी ना किसी के। मैं क्या कर रहा हूं मेरी भी नॉलेज में। और कोई फरिश्ता नहीं है, हर एक की कमजोरियां हैं, हर एक की अच्छाइयां, हर एक की बुराई। वो जो कमजोरियां होती हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही होती है, जो अच्छाइयां होती है उसको कोई फिल्म आता ही नहीं है। तो होता ये है कि जब आप कोई गड़बड़ करते हैं तो वो वाली फिल्म बाहर आ जाती है जो आपकी कमजोरी है, और आप चुप करके फिर कमजोरी के नीचे दबते 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 कब्र में चले जाते हैं। आज तो बहुत बातें कर दी भाई, बड़ी गहरी बात की है आपने। ये फिल्मों वाली फिल्में तो खैर आजकल बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन ये जो फिल्म आपके सामने पेश की जा रही है, आपके ख्याल से क्या अदाकार फ्यूचर में ये किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होगी? आज बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो हर फिल्म बनाने का मकसद ही यही होता है कि इसको किसी वक्त यूज किया जाएगा, वरना पागल है आदमी, अपना वक्त और पैसा जाया करेगा। मुझे वजाहत के साथ जनाब ये बताएं कि अगर इस मुल्क के अंदर करप्शन के इशू को टैकल ना किया गया तो इकोनॉमी पे को हर जाएगा या नहीं? करप्शन का इशू नहीं है अब, नहीं। करप्ट लोगों को टैकल कैसे किया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा भाई। बड़ा आसान है, आप खुद ही कह रहे हैं, आप कानून को घर से हैं, आप ही बताएं। बड़ा आसान है, सबके साथ ही एक जैसा सलूक करें बस। करप्शन के लिए आप ये ना करें इंसानी हमदर्दी। इज देयर एन इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर करप्शन? अरे सारी कॉस्ट ही हम करप्शन की दे रहे हैं। इस वक्त जो आप पे कर्जा है, 1 पैसा मुल्क में नहीं लगा, सिर्फ लोगों के पास है। सो हाउ डिड दे क्रिएट? आप इतना बिलियन का कर्जा, आप मुझे बताएं मुल्क में बना क्या? ना कोई सड़क, सबको ऐड कर लें, जो मोटरवे बनी है, ये बना है, सब ऐड कर लें। कर्जे का अगर 20% आप मुझे साबित कर दें कि इसमें इस्तेमाल हुआ है तो मैं नाम बदल दूंगा, सारी चीजें। हाँ, 72 से पहले नहीं, 72 से पहले जो कर्जा आता था वो इस मुल्क पे लगता था। तरबेला नजर आता है, तरबेला डैम बना, शिपयार्ड बना, ये बना, वो उसके बाद कुछ नहीं बना। फिर 72 से 90 तक कर्जे का 50% लगता था, 50% गायब हो जाता है। 90 के बाद से सारा कुछ गायब हो जाता है। सियासतदानों को भी जमा कर लिया। फिर 90 से आज तक 25% शायद लगता हो, तो इसलिए मैं एवरेज निकाल के आपको बता रहा हूँ। ऐसे पे ये थोड़ा सा अनफेयर हो गया। भुट्टो साहब के दौर में भी काम हुआ है। अच्छा हुआ होगा, मुझे क्या पता, आपको पता होगा बता दीजिए। नहीं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मुझे क्या पता। तो मैंने तो सुना है भैया, मैंने किसी आदमी का नाम नहीं लिया, मैंने डिकेड बताया। 72 से पहले तकरीबन 90-95% मुल्क पे लगता था। 72 से 80 तक तकरीबन 50-60% लग जाता था।
और 40% गायब हो जाता था। फिर 80 से लेके 90 यानी 90s में तकरीबन 50% लगता, उसके बाद तो गायब ही हो गया। ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी मर्दे मोमिन मर्दे हक, सर कितने आए मर्दे मोमिन मर्दे हक, तो सब इसी मुल्क में बन जाते हैं जिस वक्त चाहें आप, फिर उनको याद भी नहीं करते। आप कितना याद करते हैं ज़ियाउल हक साहब को? कोई याद नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तारीख के पन्नों से बेचारे कायदे आज़म, मुशर्रफ को भी अकेला मैं ही याद करता हूं, कायदे आज़म में जो जिनको लोग इसलिए कि वो आपकी मजबूरी इसलिए याद करते, इन 11,000 लोगों के अलावा मुशर्रफ को भी, इन 11,000 लोगों के अलावा मुशर्रफ को भी कोई याद नहीं करता। कोई किसी एक अकेला मैं बोल देता हूं टीवी पे। चले तो हम अपने वो जो हमारे फादर ऑफ नेशन है उनको भी याद ना करें, हम अपने को ही सिर्फ याद करें। ये हाल है हमारा। बेस हो गए, खुद गर्ज हो गए। नहीं खुद गर्ज हैं यार, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे चाहे किसी लेवल पे मिले, चाहे किसी चीज पे यानी मैं मुझे से आगे बात नहीं जाती। कमजोरी हर एक की होती है। एक इंसान में अल्लाह ताला ने भी तौबा की गुंजाइश रखी है कि आप जितने भी मर्जी करें आप तौबा कर लें, तौबा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप तौबा भी ना करें और करते ही रहें हविस का, देखिए ख्वाहिशात किसी की भी पूरी नहीं हो सकती। फिरौन की भी नहीं हुई, कारून की भी नहीं हुई, वो उसकी भी नहीं हुई, क्या नाम था उसका, शद्दाद क्या नाम था, जिसने जन्नत बनाई थी और वहीं मर गया। और किसी की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। ज़रूरियात जो मेरे सामने कैमरा मैन बैठे हैं ना, इनकी भी है, पूरी होती है, वरना ये यहाँ कैसे बैठे होते। ज़रूरियात बहुत थोड़ी होती है इंसान की, ख्वाहिशात बड़ी हैं कि मेरी दुनिया में हर जगह एक बड़ी सी गाड़ी हो। तो हमने भी बड़ी ख्वाहिशात बांध ली थी ना, और यहाँ तो जरूरियात पे बात आ गई। तो जरूरियात ही करनी थी, हम तो ख्वाहिशात पे बात ले गए थे। ख्वाहिशात तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। 5 मिलियन घर मिलेंगे, ख्वाहिशात आपकी सिर्फ उस लेवल तक पूरी हो सकती है जो जरूरियात से एसोसिएटेड हो। जो जरूरियात से हट गई वो ख्वाहिशात से ख्वाब होती हैं, वो आपको ख्वाब में मिल जाती हैं, आप ख्वाब में जो मर्जी कर लें, कोई मना थोड़ी करता। आप हमने तो यही सोचा था नौकरियां आएंगी, घर आएंगे, फलेगा फूलेगा। भाईजान मैं आपको सारी चीजों का जवाब दे चुका हूं बड़ी गहराई में। आप भी तो यकसर हमारे साथ इत्तेफाक ही करते थे। तो हमें अभी भी कर रहा हूं मैं, कौन सा मैं, लेकिन मैं आपको तरीकाकार में इख्तलाफ कर रहा हूं कि भाई जरूरत यह है कि आप ये देखें कि आप राइट मैन राइट जॉब करते रहे शुरू से, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। इसमें पैसे भी नहीं लगते, पैसे भी नहीं लगते, फिर क्या मसला है? मसला तो है ना भाई कि मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा चचा, मेरा मामू, मेरा दोस्त, मेरा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, क्या इतना पैसा है इसके पास कि कुछ फंड दे सके, ये कर सके। स्टेट ओन्ड, और जो बेचारा ऑनेस्ट आदमी होता है उस बेचारे के पास कहाँ पैसा होता है यार, वो तो सिर्फ अपनी शलवार कमीज पूरी करने में लगा रहता है, लेकिन उसके पास नॉलेज होती है। भाई आप मदीने की रियासत में जो सबसे बड़े लोग थे उनका क्या हाल था? रईस थे? नहीं मुझे बताइए, रईस थे? मदीने की रियासत में जो सबसे ऊंचे पौधे पे होता था सबसे बेचारा गरीब होता था। सर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हाँ, दिल का बड़ा रईस होता था, फितरत का बड़ा रईस होता था, काम करने का बड़ा रईस होता था, दिल बहुत बड़ा होता था। अगर अपने खाने को नहीं है तो कोई साइल आ गया तो उसको दे देता था, खुद पेट पे पत्थर बांध लेता था। ये खलीफाओं की बात है। उस रियासत की जिस रियासत का आज तक मॉडल कोई उसका रिप्लिकेट नहीं, यानी डुप्लीकेट नहीं बना सका, ये उस रियासत की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग थे वो। इस तरह मुल्क सही होता है, ये नहीं होता पहले पेट पे पत्थर बांधने पड़ते हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का क्या बना? पेट पे पत्थर बांधो आज ठीक हो जाएगा। हाँ, पेट पे भरोगे तो एंटरप्राइज बिक जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, आज आप शामिल गुफ्तगू रहे। मेरे ख्याल आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द आपको दोबारा से बुलाना पड़ेगा, ताकि इसके अलावा भी और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे बात करनी है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।